उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा जो भी कार्य करें सुनियोजित तरीके से करें। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर किया गया याद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी विभाग जल्द ही सड़कों पुलों के निर्माण में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का करेंगे इस्तेमाल। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जानकारी दी। लक्सर में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की पहल। आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने स्टेशन और ट्रेनों में नशे के खिलाफ चलाया अभियान। नशे को लेकर किया जागरूक। मौसम और स्कूलों की छुट्टियां समाप्त होने के कारण अब चार धाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या में आई कमी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता हुई खत्म। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ राज्य संपत्ति विभाग की बैठक की। इस बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन्हें सुनियोजित तरीके से किया जाए और जिससे कम खर्च में ज्यादा आउटपुट मिले। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति है उसे बढ़ाने के लिए विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जो भी नई योजनाएं बन रही हैं उनमें कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। और इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा, उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी विभागों को कार्यों में तेजी के साथ साथ आपसी समन्वय में से कार्य करना होगा। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब होने पर संबंधितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एकीकृत पैटर्न पर कार्य किए जाएं और राज्य संपत्ति विभाग के प्रस्तुतिकरण से मुख्यमंत्री नाखुश थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए प्रस्तुतिकरण सूक्ष्म और स्पष्ट हो, धरातल पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए काम किया जाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरफ से किए गए कार्यों को याद करते हुए स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा था एक विधान एक निशान, और जिसे आज हमारी केंद्र सरकार ने पूरा किया। उनके सपनों के अनुरूप कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया, जहां पहले कश्मीर जाने से पहले परमिट लेना पड़ता था, जो आज समाप्त हो गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया, और आज हम जिस कश्मीर के बारे में सोचते हैं या जिस कश्मीर को हम देखते हैं, अगर आज कश्मीर से धारा 370 हटी, 35A हटी, तो उस समय की कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उस समय का कश्मीर में जाने के लिए परमिट लगता था, उस परमिट को समाप्त हो, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस पूरी कल्पना को लेकर जिस प्रकार का मोमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ, निश्चित रूप से आज हम ऐसे महानायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, याद करते हैं कि आज आपका जो दिखाया हुआ संकल्प था, वो संकल्प आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरा करने की तरफ हम बढ़े। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की सफलता के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग जल्द ही सड़कों और पुलों के निर्माण में
मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है और जिसको लेकर प्रदेश भर में एक बड़ी वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जिसमें इस तकनीक से जुड़े हुए विशेषज्ञ विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी देंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लागत कम होगी और गुणवत्ता ज्यादा रहेगी। और साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दोबारा इस्तेमाल होने वाली चीजों का भी विभाग के द्वारा उपयोग किया जाएगा, ताकि समिति संसाधनों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बेहतर काम किया जा सके। इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं समझता हूं कि यात्रा आराम से चलेगी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम समावेश कर रहे हैं। अभी हमारी एक बहुत बड़ी वर्कशॉप होने जा रही है, जिसमें पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, पंचायती राज को लेकर हम इंटीग्रेटेड करने जा रहे हैं। जो भी आधुनिकतम जो टेक्नोलॉजी आई है उसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे पुलों की कीमत, सड़कों की कीमत कम होगी। अभी जैसे पीवीसी होता है उसको हम रिसाइकल करते हैं, उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं सड़कों के निर्माण में। तो हम चाहते हैं कि जितने से जितना रिसाइकल्ड जो मटेरियल है जो यूज़ हो सकता है सड़कों के निर्माण में, उसको किया जाए। इसके लिए बड़ी वर्कशॉप हम कर रहे हैं और उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुला रहे हैं। तो निश्चित रूप में इसका मंथन होगा और मंथन से अमृत निकले। चलिए बढ़ते आगे। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मसूरी महात्मा योगेश्वर शिशु मंदिर विद्या मंदिर के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। इस दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों को जीवन में अंगीकार करने की अपील की। इस मौके पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन संघर्ष पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने दिल्ली से लेकर सड़क और सड़क से लेकर श्रीनगर तक भारतीय संविधान के विभाजनकारी प्रावधानों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का नारा दिया। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद और चिंतक के साथ जनसंघ के संस्थापक भी थे। उन्हें आज भी एक प्रखर राष्ट्रवादी और कट्टर देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। संसद में उन्होंने सदैव राष्ट्रीय एकता की स्थापना को ही अपना प्रथम लक्ष्य माना था। संसद में दिए अपने भाषण में उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा था कि राष्ट्रीय एकता की धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। एक बात का हमें बहुत गर्व है कि आज जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जो उनका सपना था एक निशान और एक प्रधान का, वो साकार हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 370 हटाए जाने, 35 को हटाए जाने पर आज मुझे लगता है कि जहाँ पर भी वो दिव्य आत्मा होगी वो बहुत खुश होगी कि एक सपूत उनका जो है भारत देश में आया, एक प्रधानमंत्री के रूप में, जिसने उनके सपने। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी का नशे के खिलाफ संयुक्त अभियान देखने को मिला और इस दौरान पुलिस ने कई रेलगाड़ियों में यात्रियों को जागरूक करते हुए आबूधाबी की सबेदारगंज से देहरादून की ओर जाने वाली लिंक एक्सप्रेस और लखनऊ से चंडीगढ़ की ओर जा रही सद्भावना एक्सप्रेस में इस अभियान को अंजाम दिया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल के कंपनी कमांडर कृष्ण गोपाल शर्मा और राजकीय रेलवे पुलिस के थानाध्यक्ष प्रदीप राठौर के नेतृत्व में रेलवे स्टाफ समेत कुलियों और साथ ही बेंडरों को भी जागरूक करने का काम किया गया। आबूधाबी की वहीं सभी से नशे संबंधित तमाम प्रतिबंधित सामग्रियों की तस्करी और गतिविधियों की सूचना मुहैया कराए जाने की अपेक्षा रखी है। इतना ही नहीं, इस दौरान रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ से भी इस अभियान का हिस्सा बनकर रेलगाड़ियों में नशे संबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए सहयोग मांगा। वहीं रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस ने संयुक्त अभियान छेड़कर रेलवे स्टेशन में भारी भरकम पुलिस बल के साथ गश्त की और साथ ही लोगों को नशे को लेकर जागरूक किया। नशा अगर बच्चे ने शुरू कर दिया तो उसकी पूरी जिंदगी बेकार होगी। घर में एक बड़ा नशा कर रहा है तो उसका परिवार। हमारा उच्चाधिकारी गणों के आदेश से 26 तारीख को 26 जून को ड्रग जागरूकता सप्ताह, ड्रग जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए 12 से 26 जून तक एक ड्रग जागरूकता पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप नशे का सेवन ना करें। नशे से जो दुष्प्रभाव होंगे उनके संबंध में जागरूक किया जा रहा है।
यहाँ ट्रेनों से आने जाने वाले यात्रियों को स्टेशन पर कुली, वेंडर या जो भी स्टाफ है, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, इन सबको जागरूक किया जा रहा है ताकि ये नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और हमारा समाज एक सही दिशा में जाए, नशे से बर्बाद ना हो। हाँ, ये जो वेंडर्स और ये टीटी और जो स्टाफ है ये कंटिन्यू स्टेशन पर रहकर काम करता है, तो इनको यही बताया गया है कि आप अगर कोई ऐसा तत्व मिलता है जो लगातार आ रहा है या फिर नशे की सप्लाई कर रहा है या कोई सूचना मिलती है उनको, तो वो तत्काल हमें सूचना दें और हम उसमें कार्रवाई करेंगे। केंद्र की तरफ से लागू की गई जीएसटी से राज्यों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इस नुकसान की भरपाई केंद्र की तरफ से जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य को दी जा रही है। आपको बता दें कि राज्यों को भी जीएसटी प्रतिपूर्ति अभी तक मिल रही थी, जो जून 2022 में समाप्त हो रही है। जीएसटी प्रतिपूर्ति आगे भी उत्तराखंड राज्य को मिलती रहे, इसके लिए राज्य की तरफ से जीएसटी काउंसिल की आगामी मीटिंग में केंद्र से मांग की जाएगी। वित्त सचिव सौजन्य ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की आगामी मीटिंग के लिए विभाग की तैयारियां जो कि पूरी हो रही हैं और राज्य की तरफ से वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अपनी बात को रखेंगे। जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन है वो 14% जो राइज पे हमें कॉम्पनसेशन दे रहे थे वो जून 2022 पर ये समाप्त हो जाएगा। तो उस पर जो स्टेट लेवल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर विचार किया जाएगा जीएसटी काउंसिल द्वारा। उत्तराखंड पुलिस के लिए दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें कि चंपावत जिले के बनबसा थाने में तैनात महिला दारोगा विजयलक्ष्मी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दारोगा विजयलक्ष्मी बनबसा कोतवाली के सामने से कार से लिफ्ट मांग रही थी और इसी दौरान महिला दारोगा विजयलक्ष्मी को कैटर वाहन ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दारोगा की मौत के बाद क्षेत्र में मातम पस रहा है। फिलहाल मामले में जांच हो रही है। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब झील में एक नाबालिग छात्रा का शव मिला। आपको बता दें कि कुछ लोग नैना देवी मंदिर घूमने आए हुए थे। वहीं घूमने के दौरान राहगीरों ने नैना देवी मंदिर के पास झील में एक शव को देखा, जिसके बाद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को झील से बाहर निकाला और साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल मामले में जांच हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 17वीं बैठक। इस बैठक में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और चंडी देवी रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। अब इनके प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजे जाएंगे। और आपको बता दें कि सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में 27 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक में 3 अहम रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी के साथ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजने का अनुमोदन किया गया। इसमें सोनप्रयाग से केदारनाथ 13 किलोमीटर रोपवे परियोजना के तहत 26.43 हेक्टेयर वन्य भूमि हस्तांतरित की जानी है, जबकि गोविंद घाट से हेमकुंड तक करीब 12.5 किलोमीटर रोपवे परियोजनाओं के लिए 27.4782 हेक्टेयर वन भूमि और हरिद्वार में हर की पैड़ी से चंडी देवी तक रोपवे परियोजना के लिए 0.29 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की जानी है। इस बैठक में रामबाड़ा से गरुण चट्टी पैदल मार्ग के किलोमीटर 6 से किलोमीटर 12 तक खच्चरों के चलने के लिए एक अलग पथ बनाने के लिए 0.983 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई है। इस बैठक में अल्मोड़ा जिले के तहत बनने वाले 4 मोटर मार्गों के लिए भी भूमि हस्तांतरण का अनुमोदन किया गया। चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी आने से पंजीकरण में ढील दी गई है। अगर कोई यात्री ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाए हैं तो वो भी यात्रा पर आ सकते हैं। उनका मौके पर ऑफलाइन पंजीकरण हो जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ आबू धाबी की मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने कहा, इस बार चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई। ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण व्यवस्था बनाने के लिए हर धाम में एक संख्या निर्धारित की गई थी। बदलते मौसम और स्कूलों की छुट्टियां समाप्त होने के कारण अब तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। मई के मुकाबले अब करीब 50% ही यात्री आ रहे हैं।
और उधर ऋषिकेश में पंजीकरण काउंटर पर 7,000 तीर्थ यात्रियों के स्लॉट पर मात्र 3,000 यात्रियों का पंजीकरण हो रहा है। वहीं अब चारधाम यात्रा पर आने वाली तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी आने से पंजीकरण की ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कैंप कार्यालय में पूर्व अग्निपथ योजना को लेकर सैनिकों के साथ संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के पूर्व सैनिकों के साथ अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभान्वित किए जाने पर चर्चा की। कार्यक्रम में शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिला अधिकारी भी वर्चुअल रूप में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर युवाओं से सकारात्मक पहल की अपील की। संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से योजना के बारे में सुझाव मांगे और जिसके बाद केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि सेना में भर्ती के लिए जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा हो गई उनकी प्रक्रिया को न रोका जाए। उन्होंने अग्निपथ योजना में ऐसे युवाओं को शारीरिक परीक्षा से मुक्त रखने और केवल लिखित परीक्षा में शामिल करने का सुझाव दिया। अग्निपथ योजना को लेकर ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव पूर्व सैनिकों की ओर से प्रदेश सरकार को दिए गए हैं। पुरानी प्रक्रिया बंद न हो और साथ ही कुछ पूर्व सैनिकों का मानना था कि अग्निपथ योजना के शुरू होने के बाद भर्ती की पुरानी प्रक्रिया न रोकी जाए। जब नई योजना पूरी तरह से व्यवहार में आ जाए और इसे लागू करने में रक्षा मंत्रालय सहज हो तब पुरानी प्रक्रिया को बंद कर दिया जाए और साथ ही योजना की अवधि बढ़नी चाहिए। और साथ ही कुछ पूर्व सैनिकों ने अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों की सेवा अवधि 4 साल को कम माना है। उनका सुझाव है कि इसकी सेवा अवधि बढ़नी चाहिए और कुछ नीचे जो लोग हैं उनका कहने कि इसे 4 से बढ़ाकर 10 साल करने का सुझाव दिया। कुछ पूर्व सैनिकों ने कहा कि अग्निपथ योजना की स्पष्ट और विस्तृत जानकारी न होने की वजह से भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है और इसलिए रक्षा मंत्रालय को इस योजना के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों में आरक्षण और अन्य सुविधाओं के संबंध में अधिसूचित ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध कराना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कर्मयोगी हैं और उन्होंने जब से देश के प्रधानमंत्री वो बने हैं तब से लेकर आज तक देश हित में जो भी निर्णय उन्होंने लिए हैं वो भूतो न भविष्यति, चाहे सेना के बारे में लिए हों, सेना के लोगों के मनोबल बढ़ाने की बात हो, सेना को 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात हो या सेना में अच्छे उपकरण अच्छे जो उनके खाद्य पदार्थ हैं, उनके कपड़े हैं, बूट हैं, वो जो सारी योजनाएं रुकी हुई थी वो योजनाएं सारी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद शुरू हुई हैं और उनको स्वीकृति मिली है। आज अग्निवीर योजना लेकर आए हैं तो निश्चित रूप से देश हित में योजना को लाया गया है। जो 75% लोग रह जाएंगे उनको विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही समायोजित करने जाने की बात हो चुकी है। कुछ लोग आज नौजवानों को, युवाओं को भड़काकर, उनको गुमराह करके उनको एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे सभी सैनिकों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम मजबूती से मोदी जी के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां पर उत्तरकाशी जिला जो पहाड़ी क्षेत्रों से ढका होने के कारण इस पहाड़ी क्षेत्र का दीदार करने के लिए भारत के कई राज्यों से लोग उत्तरकाशी घूमने आते हैं। उत्तरकाशी जिले में कई ऐसी पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां दूर दूर से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और जहां लोग पहाड़ों का दीदार करते हैं। वहीं उत्तरकाशी में ब्लैक पीक के नाम से एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई है 6,387 मीटर और साथ ही लोग इस पहाड़ पर भी चढ़ाई करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज उत्तरकाशी की जिसका नाम है कालानाग। इसकी हाइट है 6,387 मीटर, 6387 मीटर्स। ये जो हमारा एक्सपीडिशन था ये 24 अप्रैल को सांकरी से स्टार्ट हुआ था एंड वापस हम इसे कंप्लीट करके 15 डेज़ में आए थे और हम 10-11 मई को वापस सांकरी आ गए थे। इसका समिट हमने 6 मई को किया दिन में 12 बजे, जिसमें हमारे साथ 5 सदस्यों ने इसको समिट किया है, जिसमें हमारे क्लाइंबिंग गाइड दयालबू शिरपा, मनीष सेमवाल, शैलेश सेमवाल, विशाल ठाकुर, विकास राणा, ये सब लोग थे। टोटल सदस्य जिनको हम लेके गए थे ब्लैक पीक में वो सारे 10 लोग थे। वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से ही आए थे। आपके चारों मेन जगह से आए थे, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली। और बहुत काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसको चढ़ने का। बहुत फेमस पीक है ब्लैक पीक। आपने बंदर पूंछ पीक का नाम सुना होगा, उसी के साथ इस पीक को देखा जाता है जिसका नाम है कालानाग।
और ये बहुत ही फेमस माउंटेन है उत्तरकाशी का। इन दिनों प्रदेश में 4 धाम यात्रा समेत हेमकुंड साहिब की यात्रा भी बड़े जोर शोरों से चल रही है और यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यात्रा पर आ रहे हैं। श्रीनगर में ऐसे ही कुछ सिख महिलाओं के साथ पहले अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, फिर स्थानीय युवकों ने उसका विरोध किया तो उनके साथ जमकर मारपीट की और सर पर डंडे से प्रहार किया, युवकों को घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 सिख युवकों को गिरफ्तार किया। दरअसल स्थानीय निवासी ललित भट्टी ने बताया कि 8 सिख यात्री महिलाओं के साथ जो कि यात्री थे अभद्र व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और डंडों से उसके सर पर प्रहार कर दिया। स्थानीय निवासी ब्रजेश भट्ट ने कहा कि आए दिन कुछ शरारती तत्व श्रीनगर में इस तरह की हरकतों को हमेशा अंजाम देते हैं और इस तरह की हरकतें हमेशा ही करते आए हैं और इन पर पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपनी दुकान के गेट पे खड़ा था, वहाँ पे कुछ सिख तीर्थ यात्री तो क्या कहेंगे सिख यात्री आए हुए थे। वो आती जाती महिलाओं को वहाँ पे छेड़ रहे थे तो मैंने उनका विरोध किया। मैंने कहा आप ऐसा ना करें, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस पर एक उसमें से 2 लोगों ने मेरे पे हमला किया। हमला करने में तो मैंने अपने बीच बचाव मैंने उनको अपना बीच बचाव किया। तो इस बीच वो सारे लोग मेरे पे झपट गए। उन्होंने लाठी डंडों से वार किया। धारदार हथियार से भी? धारदार हथियार तो शायद उन्होंने बाद में लहराया, लेकिन मेरे सर पे 7 या 8 टांगे आए हैं। वो मेडिकल शायद हो गया, उसमें क्लियर हो जाएगा। आपने तहरीर दी है? मैंने तहरीर दी है और मैं ये चाहूँगा कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। और जिस तरीके से आने मतलब ये तीर्थ यात्रा के नाम पे आके महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये कल किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की मतलब ये है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रामनगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम, खान विभाग और साथ ही खनन विभाग के साथ प्रशासन की संयुक्त टीम ने कई स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम और साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डीके जोशी ने संयुक्त रूप से स्टोन क्रशरों का निरीक्षण करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रशर स्वामियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। इस मामले में डीके जोशी ने बताया कि 16 स्टोन क्रशरों की शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि स्टोन क्रशरों पर निर्धारित मानकों की जहां एक ओर अनदेखी की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है और जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पे अभी वर्तमान में जो है गोपाल चंद्र बनवासी वर्सेस एसडीएम रामनगर में केस माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विजिट हुआ था। उन्होंने डिसीजन दिया था 27 तारीख को कि यहाँ पे जो 16 स्टोन क्रशर जो हैं उनकी है जांच करनी है कि वो चल रहे हैं क्या है स्थिति है। उसके सिलसिले में आज हम लोग जो है एसडीएम रामनगर अपर निदेशक खान और हमारे पुलिस खबर उत्तराखंड के किच्छा से है, जहां पर विगत दिनों हुई चोरियों का खुलासा किए जाने पर व्यापारियों ने पुलिस को सम्मानित किया और इस दौरान व्यापारियों ने सुरक्षा के लिए पुलिस को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला और महामंत्री विजय अरोरा के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी कोतवाली पहुंचे। घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के साथ चोरी किए गए माल तथा नकदी को बरामद किया गया। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने नगर की तमाम समस्याओं से अवगत कराते हुए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की। किच्छा शहर में बढ़ रही थी और उसका हम लोगों ने विरोध किया था और चोरियों को परसों कल खोल दिया गया है और जिन व्यापारियों का माल चोरी हुआ था उनका माल मिल गया है और आज उसी कड़ी में हमने पुलिस को सम्मानित किया और पुलिस को सम्मानित करने के साथ साथ हम लोगों ने घोषणा भी करी कि व्यापारियों की दृष्टि सुरक्षा को देखते हुए किच्छा में कैमरे लगाए जाएं और कैमरे लगाने के साथ साथ हमने पुलिस प्रशासन ये भी मांग करी है कि रात्रि गश्त बढ़ाया जाए और व्यापारियों की सुरक्षा की जाए, जिससे कि जो है ये चोरियों जैसी वारदातें आगे ना हो। और पुलिस ने हमसे ये भी एक अनुरोध किया है कि कुछ लोग यहाँ पे किच्छा शहर के अंदर अपनी बाइकों में हैवी सलेंसर लगाते हैं जो उसके पटाखे छोड़ते हैं। तो पुलिस ने हमसे ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे जाए और उनसे मना किया जाए, नहीं तो पुलिस द्वारा उन पर एक जो है कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि जिस तरीके से नगर में लगातार चोरियां हो रही थी और व्यापार मंडल द्वारा पुलिस पे दबाव बनाया गया था कि चोरियों को खोलने के लिए, जिसमें हम बाज़ार बंद करने तक की स्थिति में आ गए थे,
लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। पुलिस टीम ने खुलासा करा और लगभग सारी चोरियां खुल गईं और जिस तरीके से चोरियां खुली, माल बरामद हुआ, तो आज हमने पुलिस को सम्मानित किया। लेकिन एक विषय मेरे उसमें बार बार आ रहा था पुलिस प्रशासन द्वारा कि कैमरों की कमी, शहर में सुरक्षा के लिए कई जगह कैमरों की बहुत ज़्यादा कमी है। उसको देखते हुए आज मैंने व्यापार मंडल की तरफ से घोषणा की है कि हमारे व्यापारियों का बहुत बड़ा दिल है और मैं अपने व्यापारियों के माध्यम से एकत्रित करके धनराशि 1 सप्ताह में 1 लाख रुपए की थाना अध्यक्ष को दूंगा, जिससे कि नगर में कैमरे बढ़ें और व्यापारी की सुरक्षा बढ़े और चोरियों को पे अंकुश लग सके। चलिए बढ़ते आगे, जहां उत्तराखंड में वन विभाग नई शुरुआत करने जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो वन विभाग स्कूलों और साथ ही विभिन्न विभागों के माध्यम से जंगलों में फलदार वृक्ष लगाने की कवायद कर रहा है। वन मंत्री का कहना है कि वृक्ष लगाने के बाद विभागों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई। उन्होंने कहा कि जिस विभाग के द्वारा जिस क्षेत्र में वृक्ष लगाए जाएंगे उस क्षेत्र में उन वृक्षों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी उसी विभाग की ही होगी और इसे उस फॉरेस्ट एरिया का नाम भी उसी विभाग के नाम पर रख दिया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि इस तरह के विभागों में भी और आम जनता में भी जंगलों के संरक्षण को लेकर, उनके संवर्धन को लेकर जागरूकता फैलेगी और लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएंगे। विभागों के और स्कूलों के माध्यम से बहुत मैसिव प्लांटेशन की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत जंगलों में फलदार पेड़ लगाए जाएंगे और उन फलदार पेड़ों में मैंने आपसे कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से इसको करेंगे ताकि वो विभाग जो है वो इनके साल भर तक इनकी मॉनिटरिंग भी करें ताकि पेड़ों का जीवित रखा जा सके। और इसके लिए हमने एक अभी ये इसका इस बोर्ड की बैठक से मतलब नहीं था, लेकिन हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि मसलन अगर हम राजस्व विभाग को पेड़ सौंपेंगे तो राजस्व विभाग को जो पर्टिकुलर पैच हम फॉरेस्ट से देंगे उस वन का नाम राजस्व वन होगा, जो पुलिस विभाग को देंगे उसका नाम पुलिस वन होगा, जो बच्चों को देंगे उसका नाम मेरा वन होगा, ताकि लोगों की। उत्तरकाशी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीती रात को एक आवासीय मकान में आग लग गई। आपको बता दें कि आग की जो लपटें हैं इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थीं कि देखते ही देखते पूरे मकान में फैल गई और जिससे मकान सहित घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग कैसे लगी इसका पता नहीं लग पाया, वहीं मामले की जांच हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।